नमस्कार। मैट्रिक्स के पार्ट 1 में हमने मैट्रिक्स की कोटि और मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम दो अवयव समान कब होंगे यानी दो मैट्रिक्स समान कब होंगे उसकी दो शर्तें हैं। एक कंडीशन तो ये है कि वे एक ही कोटि के होने चाहिए, यानी उनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक होगी तो दो अवयव समान होंगे और उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब जैसे हमने लिखा 5, 3, 9 और 8। नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स भी मैंने लिया 5, 3, 9 और 8। तो इसमें देखो इनकी कोटि समान है। कोटि का मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2, तो 2/2 का है और ये भी क्या है 2/2 का। तो दोनों की कोटि समान हो और दोनों के संगत अवयव, संगत मतलब इस वाले मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट और इसका ये वाला एलिमेंट बराबर हो, इसका ये वाला और इसका ये वाला एलिमेंट बराबर हो, इधर इसका ये वाला और इसका ये वाला एलिमेंट बराबर है, तो मैट्रिक्स क्या होंगे समान होंगे, है ना। यही मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के लिए। संगत अवयव यानी कि ये 5 का संगत कौन है 5, ऐसे 3 का संगत अवयव कौन है 3। इतना समझ में आ गया हमारे। अब कक्षा 12वीं NCERT नूतन मैथ्स का 5.A यानी प्रश्नावली 5A के कुछ क्वेश्चंस हम हल करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात कीजिए। 5A का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसकी हमें कोटि बतानी है। देखो इसमें नंबर ऑफ रो भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 1 है, इसलिए इसकी जो कोटि होगी 1/1 का मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3 और स्तंभों की 1, तो ये 3/1 का एक मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 5 है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3/5 का एक मैट्रिक्स है। इनको करते हैं अपन एक कॉपी में तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो सबसे पहले मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये सवाल पहले से लिख लिए हैं। फर्स्ट इसकी कोटि बताने तो हम लिखेंगे, जैसे हम लिखें अवयव 5 की कोटि काय का है 1/1 का। अब इसमें नंबर ऑफ रो देखो, नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, पंक्तियों की संख्या इसमें 3 है और स्तंभों की संख्या 1 यानी 3/1 का एक मैट्रिक्स है। ऐसे इसमें पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3। मैंने आपको कल समझाया था कि ये जो आड़ी लाइनें हैं ना इनको हम पंक्तियाँ गिनेंगे और ये जो खड़ी लाइनें इनको हम स्तंभ गिनेंगे। तो पंक्तियों की संख्या हमेशा पहले लिखी जाती है जब भी हम मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करेंगे यानी ऑर्डर ज्ञात करें, तो लिखेंगे हम 3 × 5। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, ये जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है इस मैट्रिक्स की भी हमें कोटि लिखनी है। तो मैट्रिक्स की कोटि देखो इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अवयवों की संख्या निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ रो का गुणा नंबर ऑफ कॉलम में करना है, यानी 3 का × 3। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 9, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 9। अब हमें मैट्रिक्स का एक जनरल टाइप पढ़ेंगे हम कि मैट्रिक्स सामान्यतः किस रूप में होता है। जैसे आपसे एक अवयव दे दिया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इस मैट्रिक्स में ये जो 1 है ये किस में है, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है। ये 2 काय में है, 2 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। ये 3 ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, यानी इस चीज़ को जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ये जो 1 है ये A11 है, ये 2 क्या है A12 और ये A13, A21, A23 सॉरी A22, A23, A31, A32 और A33। इसका मतलब है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव कौन है 1, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला ये 2
ऐसे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये देखो इसमें पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में 3 आ रहा है, तो A13 की वैल्यू क्या है, 3 है। अब आपको ऐसे सीधा साधा मैट्रिक्स दे देगा और ये चीज़ आपको नहीं देगा, आपको डायरेक्ट उसने पूछ लिया कि ये 1 9 7 और 3 5 7, इसमें आपसे बोला गया कि आप A21 की वैल्यू बताओ। तो A21 का मतलब होगा आपको दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में देखना है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में यानी A21 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ऐसे आपसे पूछ लिया कि A23 की वैल्यू, A23 की वैल्यू का मतलब आपको दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में देखना है। ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में 7 कॉमन है, यानी A23 की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। आ गया समझ में। इसी व्यापक फॉर्म का हमारे कब काम पड़ेगा, जब हमें आपको बोला जाएगा कि 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाओ। तो मैट्रिक्स को बनाने से पहले हम उसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। 3x2 का जो मैट्रिक्स होगा वो सामान्यतः किस रूप में होगा, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यदि हमें लिखना है तो हमें उसमें 3 तो रो करनी है और 2 कॉलम करने हैं। तो 3 रो करने के लिए हम लिखेंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32। देखिए इसमें कितनी रो हो गई, 3 रो और 2 कॉलम। और यदि हमें 3x3 का मैट्रिक्स फाइंड करना होगा तो हम उसे क्या मानेंगे, पहले उसे जनरल फॉर्म में मानेंगे। हम इसका मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है यानी व्यापक रूप। तो इसको हम लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब समझे आप, A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला एलिमेंट, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। A31 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में जो एलिमेंट है, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में जैसे यहाँ कौन सा एलिमेंट है, 7, यानी A31 की वैल्यू क्या है, 7 है। तो आपको सीधा से एक मैट्रिक्स दे देगा वो, और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि A22 की वैल्यू लिखो या A23 की वैल्यू लिखो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेम ये यहीं पे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी समझाया इसी टाइप का है। क्वेश्चन मैंने पहले से टाइम को सेव करने के लिए पहले से लिखे हुए हैं। इसमें मैट्रिक्स की कोटि तो हमने लिखी ली थी, 3/3 का है। अवयवों की संख्या 3 × 3 यानी क्या होगी, 9 होगी। अब हमें A12 की वैल्यू लिखनी है इस मैट्रिक्स में। तो मैंने आपको बोला था 1 2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन आ रहा है उसको हमें लिखना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 1 है, तो यानी A12 की वैल्यू क्या है, 1। ऐसे आपको A23 की वैल्यू लिखनी है। A23 की वैल्यू के लिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो यानी सेकेंड वाली पंक्ति और ये थर्ड वाला कॉलम यानी थर्ड वाला स्तंभ। इसमें क्या आ रहा है, x² - y, यानी हमारे A23 की वैल्यू क्या है, x² - y। अब ये A31 क्या आप बताओ, A31 की वैल्यू क्या होगी, A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी A31 की वैल्यू क्या है, 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस टाइप के मिलेंगे, आपको क्या बोला जाएगा कि एक मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 24 है। अवयव दे दिया आपको कि मैट्रिक्स में जो अवयव है वो कितने हैं, 24 है। और आप इसमें कितनी कोटियाँ बन सकती हैं, यानी जो संभव कोटियाँ हो गई, संभव कोटि यानी संभव ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं वो लिखना है। तो सिंपल सी चीज़ें आपको ये देखना है कि जो उसने दिया है, यानी आपको 24 दिया है, इसको आपको क्रमिक योग में बनाने 24 किस किस का गुणा करने पर आ सकता है, यानी किस किस के पहाड़े में आएगा। तो हम सबसे सीधी सी बात, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको कि 24 एलिमेंट है और आपको संभव कोटि लिखनी है। तो आपको देखना है कि किस किस पहाड़े में इसको अपन लिख सकते हैं, किस टाइप से। तो एक तो हम लिख सकते हैं ये 1 × 24, नेक्स्ट कोटि हो सकती है इसकी 24 × 1। कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको पहाड़ा लिखना, उल्टा और सीधा दोनों तरफ से लिख दो उसको। एक हो सकता है 12 दूनी 24 और 2 का गुणा 12 में करो आप, ये भी क्या आता है 24। ऐसे 8 का गुणा आप 3 में करो, ये भी 24, और 3 का गुणा 8 में, ये भी आपके आ जाएगा 24। तो ये जो है हमारे पास संभव
एक और बचा है अपने पास 6 गुणित 4 यानी 6 चौक 24 और 4 गुणित 6। तो टोटल कोटियाँ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट होंगे उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 इंटू 24 का हो सकता है। 24 इंटू 1, 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1 में बहुत डिफरेंस हो गया है। 1 इंटू 24 का मतलब उसमें जो पंक्ति एक है ना स्तंभ 24 है ना, और 24 इंटू 1 का मतलब है उसमें क्या पंक्ति 24 है और स्तंभ एक है। ऐसे नेक्स्ट आपको मान लो उसने पूछ लिया कि किसी मैट्रिक्स में 5 अवयव है। कितने अवयव हैं 5, और आपसे बोला गया कि संभव कोटियाँ लिखिए। तो आप क्या लिखोगे संभव कोटियों में आप लिखोगे 5 किस किस के पहाड़े में आ सकता है। एक तो 1 गुणित 5, एक इसका उल्टा 5 गुणित 1, बस ये 2 कोटियाँ होगी इसकी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो इस एक्सरसाइज का थर्ड वाला क्वेश्चन है ये लिखा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 28 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ लिखिए। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ लिखी क्या होगी। यदि 28 है तो भी आपको कोटियाँ लिखनी है, और यदि 13 है तो भी कोटियाँ लिखनी है। तो कुल अवयव कितने हमें दे रखे 28। तो हमें ऐसे क्रमिक युग्म लिखने हैं जिनका गुणनफल क्या हो 28 हो। किन किन का गुणा करें तो 28 आता है। एक तो 1 गुणित 28 हो सकता है, एक ये 28 गुणित 1, ऐसे 2 गुणित 14, 14 गुणित 2, 4 गुणित 7 और 7 गुणित 4। ये इतने सारे ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के जिसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है 28। नेक्स्ट देखो उसने सेकंड वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि अवयवों की संख्या यदि 13 हो, अवयवों की संख्या 13 हो तो संभव कोटियाँ क्या होगी। 13 गुणित 1 हो सकता है। ओ सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 गुणित 13। एक तो 13 गुणित 1 और एक इसका उल्टा, ये 2 चीज़ें हो सकती है संभव कोटियों में। अब हमें नेक्स्ट अपने 5.a एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें हमें निम्नांकित के उदाहरण लिखिए, ऐसा कुछ प्रश्न है। उदाहरण किसका देना है हमें 4 पंक्ति वाला विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स में मैंने आपको समझाया था कि विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है। विकर्ण मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब उसमें नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो बराबर। वो कौन सा मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे के सारे अवयव जो है वो इसमें 0 होते हैं। कौन से मैट्रिक्स में विकर्ण मैट्रिक्स में। और विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण तभी बनेगा जब ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, तभी ये बीच वाली लाइन सीधी सीधी ऐसे आएगी और ये मुख्य विकर्ण होता है अपने। हाँ तो एक तो आपको विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ाया गया था कल। एक मैंने आपको कल बताया था मैट्रिक्स में कि अदिश मैट्रिक्स क्या होता है। तो अदिश मैट्रिक्स भी विकर्ण मैट्रिक्स ही लगभग हल्का सा माइनर डिफरेंस है। अदिश मैट्रिक्स क्या होता है ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी अवयव समान हो। यानी ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 सारे के सारे एलिमेंट 0 है, और जो मेन डायगोनल है यानी जो मुख्य विकर्ण है उस पे जो एलिमेंट है वो सब एक जैसे। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, यानी वो जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स है। ये 3 मैट्रिक्स एक जैसे हैं, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला इसी टाइप का एक मैट्रिक्स है जिसको अपन बोलते हैं एकक मैट्रिक्स। एकक मैट्रिक्स, एकक मैट्रिक्स जिसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एकक मैट्रिक्स और तीनों में डिफरेंस अपन अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या होगा एकक मैट्रिक्स में कि ये जो मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट है यानी मुख्य विकर्ण पर जो अवयव है ये सारे के सारे एक होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा एकक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक एकक मैट्रिक्स है। और कितनी कोटि का है एकक मैट्रिक्स I3 यानी 3 कोटि का है। यदि इसमें पंक्तियाँ 3 हैं तो स्तंभ भी 3 होंगे। जैसे आपको एग्जाम में बोल दिया कि 3 पंक्ति वाला एक विकर्ण मैट्रिक्स बनाओ, तो आपको 3 पंक्ति वाला यानी 3 स्तंभ भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है वर्ग मैट्रिक्स, और वर्ग मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है बराबर।
तो आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारे इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, चौथा वाला। निम्नांकित के उदाहरण दीजिए। 4 पंक्ति वाला विकर्ण मैट्रिक्स, ये हमें बनाना है। यानी 4 पंक्ति बोला उसने तो इसमें 4 स्तंभ भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होता है, और वर्ग मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। एक हमें 4 पंक्ति वाला विकर्ण मैट्रिक्स बनाना है, एक का अवयव बनाना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितनी कोटि का? 3 कोटि का। एक का अवयव भी वर्ग मैट्रिक्स होता है, इसमें भी 3 स्तंभ होंगे तो 3 पंक्तियाँ होगी। और एक 3x2 का शून्य मैट्रिक्स बनाना है, यानी 3/2 का शून्य मैट्रिक्स बना देंगे हम, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या 3 होगी और स्तंभों की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट वाला है पंक्ति मैट्रिक्स बनाना है। पंक्ति मैट्रिक्स तो सीधा सा है, हमने पढ़ा था कल पंक्ति मैट्रिक्स में कि जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी एक पंक्ति बना देंगे। कौन सा मैट्रिक्स है? पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, तो देखो समझते हैं ये मैट्रिक्स कैसे बनेंगे। हमें बनाना है 4 पंक्ति वाला विकर्ण मैट्रिक्स। 4 पंक्ति वाला विकर्ण मैट्रिक्स बनाना है हमें। इसमें 4 पंक्ति यानी 4 स्तंभ भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। विकर्ण मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होता है, एक चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। तो एक विकर्ण मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। ये 3 0 0 और 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 और 10। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये 4/4 का विकर्ण मैट्रिक्स है। इसमें मेन डायगोनल बन रहा है ये, इसमें सारे के सारे एलिमेंट अलग होने चाहिए और बाकी सारे जीरो। ये जो ये लाइन है ना सीधी सीधी, इसमें सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, और अन्य सभी एलिमेंट जीरो होंगे तो विकर्ण मैट्रिक्स होगा। आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो, यहाँ पर 10 लिख सकते हो, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 20 लिख सकते हो। अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे एलिमेंट नहीं होंगे। यदि सारे एक जैसे हैं, यहाँ 3 3 3 और 3 होगा तो फिर अदिश मैट्रिक्स होगा। और यदि मुख्य विकर्ण पर सारे के सारे एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो अपने एक एक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में हमें I3 यानी 3 कोटि का एक विकर्ण मैट्रिक्स बनाना है। इसमें तीन कोटि का यानी उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 3 होनी चाहिए। यह आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 का कौन सा मैट्रिक्स हो गया? एकक मैट्रिक्स। एकक मैट्रिक्स आपको यदि 2 कोटि का बनाना पड़ता, यानी I2 यदि बनाना पड़ता तो आप इसमें एकक अवयव में क्या लिखते हैं? इसको लिखेंगे हम 1 0 0 और 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? 2 कोटि का एकक अवयव है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? I से। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट 3x2 का शून्य मैट्रिक्स। तो शून्य मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? शून्य मैट्रिक्स। इसमें आपको 3x2 का मतलब आपको 3 पंक्तियाँ लेनी होगी और 2 स्तंभ करने होंगे। तो 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, 0 0 0 0 0 और ये 0। देखिए इसमें कितनी 1 2 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, यानी 3/2 का कौन सा मैट्रिक्स है? ये शून्य मैट्रिक्स है। लास्ट में आपको चौथे वाले में आपको एक पंक्ति मैट्रिक्स बनाना था। पंक्ति मैट्रिक्स में लिख लो आप अपनी मर्जी से, एक पंक्ति में लिखना है बस आपको। यहाँ लिख लिया हमने 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया है? पंक्ति मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है? इसमें पूरी एक पंक्ति है और इसमें स्तंभ कितने हैं? स्तंभ 4 है, यानी 1/4 का कौन सा मैट्रिक्स है? ये पंक्ति मैट्रिक्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा विकर्ण अवयव जो अदिश न हो। यानी हमें विकर्ण अवयव भी बनाना है और वह अदिश हो। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स बनाने के लिए आप ये हमने लिखा 1 0 0
02003। इसमें आपको ऑर्डर नहीं बोला है, तो आप किसी भी ऑर्डर का बना सकते हो। विकर्ण मैट्रिक्स आप 2 ऑर्डर का यानी 2 कोटि का भी बना सकते हो, 3 कोटि का भी बना सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो कौन सा होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए लेकिन अदिश। अदिश का मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 और यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी। अदिश मैट्रिक्स का मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी एक जैसे एलिमेंट है, तो वो अदिश मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर तो आपको अलग अलग एलिमेंट लेने हैं मेन डायगोनल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका बी वाला देखते हैं। ऐसा पंक्ति अवयव लेना है जो स्तंभ अवयव भी हो। ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम ऐसा ले लें, ये 4, ये 1/1 का पंक्ति अवयव भी है और ये एक स्तंभ अवयव भी है। अब 3 कोटि का वर्ग अवयव, 3 कोटि के वर्ग अवयव का मतलब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक जैसी होनी चाहिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के, इस बड़े सवालों में नहीं आते हैं। हमने लिख दिया 2 1 3 4 5 7 9 2 8। तो ये जो है अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमें अपनी मर्जी से ही देना है। तो ये जो बना है ये अपने 3/3 कोटि का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है, यानी कौन सा, वर्ग अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक का है कि मेरे पास जो बुक है पुरानी बुक है, तो आपके जो नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन का हो सकता है। हमें सवाल आना चाहिए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्नांकित समीकरणों के आधार पर x, y व z के मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है और आपको x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। x, y और z के मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 2 अवयव की समानता की परिभाषा बराबर का चिन्ह लगाया, मतलब ये वाला अवयव और ये वाला अवयव बराबर है। देखो, बराबर होने के लिए एक शर्त तो ये थी कि उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए, तो कोटि तो बराबर है ही सही दोनों की। अब आपको क्या करना है, उनके संगत अवयव को बराबर रखना है। संगत अवयव मतलब इस x + y के बराबर हम रखेंगे 8 और x - y के बराबर क्या रखेंगे 4, और 2 समीकरणें बनेगी। तो पहले हम लिखेंगे यदि 2 अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यानी 2 अवयव जब बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव जो होंगे उनको आपको बराबर लिखना पड़ेगा। तो इनकी तुलना करेंगे, इसलिए x + y इसके बराबर में हम लिखेंगे 8 और ये अपने समीकरण नंबर बन जाएगी 1, तथा x - y बराबर आ जाएगा 4, ये समीकरण नंबर अपने क्या बन जाएगी 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमने 10th में एक मेथड पढ़ी है विलोपन विधि, उससे हल कर लेंगे हम, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, x + y बराबर 8, ये फर्स्ट वाली समीकरण लिखी हमने, और x - y = 4, ये सेकेंड वाली लिखी। इसमें डायरेक्ट साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, y से y कट जाएगा, x और x 2x और ये 12 आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है, x बराबर आपके आ जाएगा 12/2, ये इससे कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6। ये जो x की वैल्यू है ये आपको रखनी है, आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। और हम किसका मान निकाल लेंगे, y का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है अपने पास, x + y बराबर 8, तो यहाँ आ जाएगा 6 + y = 8। तो y की जो वैल्यू है, इस 6 को अपन उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 8 - 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी x = 6 है और y = 2 है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी इसकी हम जांच कर सकते हैं। यदि हम यहाँ इसके वैल्यू रखें, x की वैल्यू यदि मैं यहाँ 6 रखता हूँ
और y की 2 रखता हूँ तो दोनों प्लस हो रहे हैं। 6 और 2 इधर भी अपने 8 आएगा और बीच में बराबर है और ये 8, यानी 8 बराबर 8 दोनों साइड यदि इक्वेशन की बराबर आ रही है ये वैल्यू रखने पर, तो हमारे जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। यही चीज़ आप इस इक्वेशन में भी रख के कर सकते हो। ये वेरीफाई करने के लिए बता रहे हैं, आपको इस सवाल में नहीं करना है। और ये चीज़ इसके नीचे नोट करें, साइड में नहीं करें। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम चीज़ है। आपको सबसे पहले अवयवों की तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब संगत अवयवों को बराबर रखना। इसको इसके बराबर रखेंगे तो हमारे कुछ इक्वेशन बनेगी, यहाँ से अपने x का मान भी आ सकता है। इसको इससे बराबर रखने से तो कोई मतलब आएगा, क्योंकि 7 बराबर 7 का कोई मतलब नहीं। हम उन एलिमेंट को बराबर रखेंगे जहाँ से अपन को कुछ वैल्यू प्राप्त हो सकती है। तो हम इसको इसके बराबर रखेंगे और ये वाला किसके बराबर रखेंगे, इसके। इसको आप इसके बराबर नहीं रख सकते, संगत अवयवों को बराबर रख सकते हैं। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, है ना। लिखेंगे वही लाइन, यदि 2 अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यानी ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर रखेंगे और हमारे x का मान आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर रखेंगे और हमारे y का मान आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए ये जो x - 3 है इसके इक्वल तो हम क्या रखेंगे 2x + 5। संगत अवयव बराबर रखने, संगत इसका संगत ये वाला। अब x वाले एक तरफ कर लो तो x, ये प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का, और ये 5 माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का, तो -x बराबर आ जाएगा 8। ये माइनस सामने लग जाए तो x = आ गया अपने पास -8। अब हम इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को बराबर लिखेंगे। इसमें माइनस के 7 को हम इधर लाए तो -5 प्लस का 7 = ये आ जाएगा 3y। अब ये 2 बचेगा प्लस का, 7 - 5 तो 2 = 3y। तो y की जो वैल्यू है ये इसके अपोन में चल जाएगा तो 2/3। यहाँ से अपने पास दोनों सॉल्यूशन आ गए। यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 2/3, सॉरी x की वैल्यू आई -8 और y की वैल्यू 2/3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है, x + y + z = हमें 7 गिवन है, x + y = 5 है और y + z = क्या दे रखा है 3। वही डेफिनेशन में लिखी, यदि 2 अवयव बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम किसको किसके बराबर रखेंगे, x + y + z, इसके इक्वल तो हम 7 रखेंगे और x + y के इक्वल 5 और y + z के इक्वल 3। ऐसे करके हमें 3 इक्वेशन प्राप्त होगी। तो मैंने लिखा x + y + z = 7। ये अपने हो गए समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट वाली समीकरण क्या बनेगी अपने, x + y = 5, है ना। संगत अवयव को बराबर रखिए, समीकरण नंबर बन गए अपने 2। और y + z = हम रखेंगे 3, y + z = मैंने रखा 3 और ये समीकरण नंबर 3। अब हमें x, y और z तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यदि मैं ये x + y, यहाँ x + y पूरे की जगह में ये 5 लिख दूंगा और ये 5 उधर जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा, अपने z का मान आ जाएगा, किसका, z का। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखेंगे, x + y + z = 7। अब x + y की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि x + y की जो वैल्यू है वो 5 है तो इस पूरे की जगह आ जाएगा x + y की जगह 5 + z = 7। ये z = ये 5 उधर गया, काय का हो गया, माइनस का, तो आपके जो z की वैल्यू है वो आ गई है 2। अब आप इस z की वैल्यू को इसमें रख दो और आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। इसमें रखोगे तो आपके किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि x और y दो चीज़ें उसमें। तो हम इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, z का मान समीकरण 3 में तो आ जाएगा y + z = कितना है 3, तो y + z की जगह 2 + = 3,
तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1। हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई है और z की भी आ गई। यदि हम ये वैल्यू इसमें रख देते हैं तो भी हमारे x का मान आ जाएगा, या इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं तो भी हमारे किसका मान आ जाएगा x का। यदि मैं y की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो 1 बराबर से इधर आएगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। आप x की वैल्यू यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो। एक काम करते हैं, y की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या थी अपने, समीकरण 2 थी x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें y की जगह हम लिखेंगे 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 1, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है 4। लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, अतः x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 तथा z इक्वल टू 2 है। इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। देखो अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई का मतलब हमने जो लिखा, जो हमारे आंसर आया वो सही है कि नहीं। हमारे x की वैल्यू 4 आई, y की 1 आई और z की 2 आई। यदि मैं ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन में x की जगह में 4 पुट करता हूँ, x का मान 4 आया और y का 1 आया और z का 2 आया, तो ये 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 2 7, 7 इधर भी हो गया और 7 इधर भी हो गया, यानी LHS साइड और RHS साइड बराबर है, यानी हमारा आंसर जो है वो सही है। ऐसे ऐसे आप यहाँ रख के भी देख सकते हो। x का मान अपने 4 है और y का मान क्या है 1, तो 5 बराबर 5, यानी हमारा आंसर सही। तीनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख के देख सकते हो कि हमने जो आंसर फाइंड किया है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सेम हम क्या करेंगे, संगत अवयव बराबर रखेंगे जहाँ से अपने वैल्यू आ सकती है। इसके संगत अवयव ये है तो हम यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी बन गई अपने फर्स्ट, और इसके इक्वल इसको रख देंगे 5 इक्वल टू वाई माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और y प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 8। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी y की वैल्यू आ सकती है और यहाँ से भी y की वैल्यू आ सकती है, दोनों जगह से एक ही आएगी। यदि हम समीकरण 2 से y की वैल्यू निकालते हैं, यानी माइनस का 2 इधर ले जाएंगे तो प्लस का y की वैल्यू यहाँ से भी 7 है, और इसको उधर भेजेंगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी 7 ही आएगी। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 5 बराबर है y माइनस 2। इसमें हम इस माइनस 2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और y की जो वैल्यू है ये अपने क्या आ गई 7। अब देखो इस क्वेश्चन में यदि y की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो हमारे x का मान कुछ अलग आएगा, और यही y की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो x का मान कुछ अलग आएगा। y का मान समीकरण 1 में यदि हम y का मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने 3x प्लस 7 इक्वल टू वाई। तो 3x प्लस का 7 उतर गया माइनस का, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -7/3। इस वाली इक्वेशन में यदि हम रखते हैं मान तो x की वैल्यू -7/3 आती है, और इसमें रखते हैं तो कुछ अलग आएगी इसमें। यही y का मान समीकरण 4 में
तो समीकरण 4 क्या है अपने 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। ये 2 उधर गया तो -3x इक्वल टू 4 माइनस 2। -3x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3, यानी ये माइनस का। तो x की दो वैल्यू प्राप्त हो रही है हमें, है ना। और ऐसा हो नहीं सकता, x की हमें एक वैल्यू मिलनी चाहिए। जब हमें दो वैल्यू प्राप्त हो रही है तो हम लास्ट में लिख दें चूंकि यहाँ x का कोई मान संभव नहीं है। जब x का मान संभव नहीं होगा तो हमें ना y का मान मिलेगा, यानी इन अवयव का हमें सॉल्यूशन ज्ञात नहीं होगा। लास्ट में लिखेंगे हम, इधर लिख देता हूँ, क्योंकि x का केवल एक मान हो सकता है, क्योंकि x का केवल क्या हो सकता है, एक मान हो सकता है, अतः यहाँ x तथा y का वह मान जिसके लिए दिए गए अवयव बराबर हो संभव नहीं है। ये लाइन आपको लास्ट में लिख देंगे। ऐसा क्यों संभव नहीं है, क्योंकि x के दो अलग अलग मान आ रहे हैं। यदि मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2/3 लिखता हूँ और y की वैल्यू 7 लिखता हूँ तो मेरे इधर 0 नहीं आएगा, है ना, यानी सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। तो वही लिखा हमने कि x का केवल एक मान हो सकता है, अतः यहाँ x तथा y का वह मान जिसके लिए दिए गए अवयव बराबर हो, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। दो वैल्यू नहीं आ सकती है टोटल मिला के बाद। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन मैं पहले से लिख लेता हूँ इसमें, ताकि बार बार मुझे किताब में नहीं देखना पड़े। इसमें भी हम वही लिखेंगे, अवयव की समानता की परिभाषा से ऐसा लिख सकते हैं हम, अवयव की समानता की परिभाषा से, या फिर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि दो अवयव बराबर होते हैं यदि उनकी कोटि बराबर हो और उनके संगत अवयव बराबर हो, जैसे हमने पहले लिखा था ऐसा। देखो a माइनस बी को तो हम किसके इक्वल रख देंगे, -1 के। तो a माइनस बी इक्वल टू तो आ गया अपने -1। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, फर्स्ट। और 2a प्लस सी इक्वल टू हमने लिखा 5। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, सेकंड। 2a माइनस बी को हम 0 के इक्वल रखेंगे। 2a माइनस बी इक्वल टू हमने क्या रखा, 0। ये इक्वेशन नंबर अपने बन गई थर्ड। तथा ये जो 3c प्लस डी इसके संगत अवयवों ने ये 13 इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर अपने बन गई 4। अब इनमें से कोई सी भी दो इक्वेशन लेके ना आपको उनको विलोपन से हल कर लेना है। देखिए ये दोनों लेंगे हम तो इनमें ये ए कट जाएगा, लेकिन ये बी सी बचेगा, है ना। तो हमें ऐसे ऐसी दो इक्वेशन लेनी है जिनसे हमें कुछ मान प्राप्त हो जाए। तो ये a माइनस बी और ए बी वाली ये लेंगे हम, तो इन दोनों में से हमारे पास किसी एक की वैल्यू आ सकती है, या तो एक की वैल्यू आएगी या बी की वैल्यू आएगी। दोनों को हम विलोपन से हल करेंगे, या फिर इन दोनों को, सेकेंड वाली को और फोर्थ वाली को, इनको लेंगे तो आप या तो इसमें से सी की वैल्यू आ सकती है आपके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। समीकरण 1 व 3 से यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी इक्वल टू आ गया -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0।
हमने विलोपन मेथड पढ़ी है, इसमें क्या करेंगे हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, नहीं ये माइनस का हो गया, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे अपने कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास बचेगा माइनस का ए इक्वल टू माइनस का 1, ये माइनस का 1 बचा, ये माइनस माइनस हमारे हो जाएगा प्लस, और ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1। अब हमें सोचना पड़ेगा कि एक की वैल्यू हम कहाँ रखें ताकि हमारे पास एक और वैल्यू आ जाए। तो यदि मैं ए की वैल्यू यहाँ रखूँ तो ये गायब हो जाएगा, ऐसे बी का मान आ जाएगा। या तो यहाँ से निकाल सकते बी का मान, या फिर कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो समीकरण 1 लिख लेंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1। इसमें a की जगह मैंने लिखा -1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो आ जाएगा -1 इक्वल टू, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, -1 प्लस 1, तो माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा ये 0, यानी b की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ जाएगी, थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये a की जो वैल्यू है अपने प्लस का 1 थी, प्लस का 1 था, तो ये प्लस का 1 बराबर से इधर आएगा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ जो साइन आएगा ये माइनस का आएगा अपने, है ना। जब ये माइनस का आएगा तो अपने माइनस बी इक्वल टू -2 आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2। हल्की सी गड़बड़ हो गई थी, ए की वैल्यू मैंने यहाँ से माइनस का 1 लिख लिया था, जिससे अपना आंसर गलत आ रहा था। अब देखिए हमें सी और डी की भी वैल्यू ज्ञात करनी है इसमें। तो सी और डी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये समीकरण नंबर जो 2 है इसमें हम ए की जगह ए का मान रख दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। इसमें हम जहाँ a है वहाँ क्या पुट करेंगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, ये प्लस का 2 बराबर से उधर गया तो 5 माइनस 2, तो सी की जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आ जाएगी 3। अब हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, इस इक्वेशन नंबर 4 में सी की रख दोगे तो सी गायब हो जाएगा, यहाँ से ओनली किसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी डी की। यहाँ लिख देता हूँ मैं तथा, या आप इसके नीचे लिख लेना, तथा समीकरण 4 से, समीकरण 4 लिखते हैं अपन, 3c प्लस डी इक्वल टू क्या है 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 13, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 9, यानी 13 में से 9 गए तो अपने कितने बचे 4। तो ये सभी वैल्यू आ गई अपने पास, ए की, बी की, सी की और डी की। ये वैल्यू आप यहाँ रख के और देख सकते हो कि अपना जो आंसर आया वो सही आया कि नहीं आया। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, यहाँ मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ क्या लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, तो 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1, और इधर भी क्या है माइनस का 1, यानी ये वाला आंसर सही है। आप यहाँ भी रख के देख लो, यहाँ यदि आप ए की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और प्लस का सी यानी ये 3, सी की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 इधर भी हो जाएगा 5 और इधर भी क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे हम अपने आंसर की क्या कर सकते हैं जांच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हल्के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 2/3 कोटि का एक मैट्रिक्स ए बनाना है, जिसके लिए हमें अवयव इस टाइप से दे रखे हैं। ये दे रखा है ए आई जे आई माइनस जे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये आई है ये पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, किसको, और ये जो जे है ये स्तंभों की संख्या को, यानी ये अपने रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना ध्यान रखना है आपको। 2 इंटू 3 कोटि का इसका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे पहले हम कि 2/3 का मैट्रिक्स हमें ज्ञात करना है, तो हम उसे क्या मानेंगे। यदि हमें 2/3 का मैट्रिक्स ज्ञात करना है, यानी उसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ होने चाहिए, तो उसे हम क्या मानेंगे 2 पंक्तियाँ कर देंगे उसमें और 3 स्तंभ। 2 पंक्तियाँ यानी A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये जो है ये 2/3 का मैट्रिक्स बन गया है ना। इसका सामान्य रूप है ये, इसमें
ये 2 पंक्तियाँ हो गई अपने और 3 क्या हो गए स्तंभ। अब हम करेंगे क्या, ये A11, A12 और A13 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमें जो मैट्रिक्स याद करना है मैट्रिक्स आ जाएगा। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी सीखते हैं अपन। अच्छा, आपको ऐसा बोला जाता है कि 3 into 2 का आप मैट्रिक्स बनाओ, तो हम उसे मानते क्या, उसे क्या मानेंगे हम, उसमें 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए और ओनली 2 स्तंभ होने चाहिए। 3 पंक्तियाँ नहीं, आ जाएगा A11, A12, A12 और A21, A22, A31, A32। इसमें 3 पंक्तियाँ हो गई है और 2 क्या हो गए स्तंभ, यानी 3 into 2 का। अच्छा, आपको ऐसा बोला जाता है कि 3 into 3 का बनाओ, 3 into 3 का बनाओ, तो इसके लिए हम क्या मानते हैं उसको, यहाँ एक और चीज़ ऐड हो जाती है अपने, A13 और यहाँ आ जाता A23, यहाँ क्या आ जाता A33। तो समझ में आ गया होगा आपके, है ना। तो जो मैट्रिक्स है हम उसको क्या मान लेंगे, ये वाला मैट्रिक्स। अभी हमें A11 की वैल्यू याद करनी है, किसकी, A11 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको दिया गया है Aij इक्वल टू क्या है I माइनस जे। ये जो I है ये आपके पंक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है और जे किसकी, स्तंभों की संख्या को, है ना। A11 का मतलब मैंने आपको समझाया था पहले, A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, A12 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, है ना। तो पंक्तियों की संख्या को I दर्शा रहा है और स्तंभों की संख्या को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे। अब हमें ये जो दिया है इसमें सारी वैल्यू एक एक बार रखनी है, यानी एक बार तो हम I और जे की जगह 1 1 रखेंगे, फिर 1 2 रखेंगे, 1 3 रखेंगे, 2 1 रखेंगे, 2 2 रखेंगे और 2 3 रखेंगे, और हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहली वैल्यू हमें निकालनी है A11 की। इसके लिए क्या करेंगे हम, 1 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, I की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, तो 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0। सेकेंड वाली वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, A12 की, यानी 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। थर्ड वाली वैल्यू आपको निकालनी है A13 की, यानी I की जगह आपको लिखना है 1 और J की जगह क्या लिखना है 3, तो ये आ जाएगा -2। ऐसे फोर्थ वाली वैल्यू निकालनी है आपको A21 की। A21 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A21 I की जगह हम लिख देंगे 2 और J की जगह 1, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे 5 वाले की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी A22 की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू ये 0। और 6 वाले की वैल्यू यानी A23, इसकी वैल्यू निकालने के आप 2 माइनस 3 कर दो, यानी -1। ये यहाँ माइनस लग रहा है इसलिए इनके बीच में माइनस लग रहा है ना। अगर आपको Aij इक्वल टू I प्लस जे देता तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, यहाँ पर प्लस। यदि Aij इक्वल टू I इंटू जे, तो इनका गुणा हो जाता, 1 का इंटू 1 में या 1 आ जाता, है ना। तो ये सारी वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास जो अभिष्ट मैट्रिक्स होगा, जो अभिष्ट मैट्रिक्स होगा उसमें लिख देंगे हम, अतः अभिष्ट मैट्रिक्स। अभिष्ट का मतलब होता है कि जो हम ज्ञात करना चाहते थे, जिसकी हमें जरूरत थी, वो क्या है, A इक्वल टू A11 की जगह A1 की वैल्यू लिख देंगे हम। A11 की वैल्यू है अपने पास 0, A12 की क्या है -1 और A13 की क्या है -2। ऐसे A21 की वैल्यू है अपने पास 1, A22 की वैल्यू क्या आ गई 0 और A23 की वैल्यू -1। ये अपने अभिष्ट मैट्रिक्स आ गया। यही मैट्रिक्स हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम हमें 2/3 का कोटि का एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, लेकिन यह कंडीशन चेंज है। इस बार आपको I का इंटू किस में करना है, J में। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ इंटू का साइन है, हम वही मान लेंगे। माना 2 into 3 कोटि का आव्यूह यानी मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 into 3 का ही फाइंड करना है, तो वही मान लेंगे हम। 2 into 3 A11, A12, A13, A21, A22, A23।
अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लो आप, ए आई जे इक्वल टू क्या गिवन है आपको, आई और इनके बीच में कोई सा साइन नहीं है तो इनटू का, यानी आई इंटू जे। आपको जब A11 की वैल्यू निकालनी है तो आपको आई की जगह 1 लिखना है और जे की जगह भी 1, तो ये 1 इंटू 1 1 आएगा। A12 की वैल्यू के लिए यहाँ 1 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 2, ऐसे 1 इंटू 3 है ना। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे हम, तो 1 इंटू 1 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। A12 यानी 1 इंटू क्या कर देंगे हम 2, तो ये आ जाएगा 2। A13 आई की जगह 1 इंटू 3, ये आ गया 3। ऐसे A21 2 इंटू 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। A22 यानी 2 इंटू 2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4। A23 यानी 2 इंटू 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस सारी वैल्यू हमने कैसे निकाली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ आपको इंटू करते जाना है जो आपको गिवन है। अब अभिष्ट मैट्रिक्स लिखना है हमें, अभिष्ट मैट्रिक्स यानी जो मैट्रिक्स हम बनाना चाहते थे, अभिष्ट मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, A11 की वैल्यू आपकी क्या आई 1, A12 की 2, A13 की क्या आई 3, A21 की वैल्यू आई 2, A22 की वैल्यू क्या आई 4 और A23 की वैल्यू 6। ये इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। इसमें आपको बस क्वेश्चन चेंज कर रखा है, मानना वही है, माना 2 इंटू 3 कोटि का एक आव्यूह है, वो A11 A12 A13 A21 A22 और A23 है। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो लिख देंगे। क्या दे रखा है हमें, AIJ, ये दे रखा है 2i प्लस जे। तो सबसे पहले हमें A11 ज्ञात करना है, यानी i की जगह भी हम लिखें 1 और j की जगह भी 1। A11 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 का इंटू 1 में 2 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा अपने पास 3। A12 यानी 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा 4। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना आपके। यहाँ हम वैल्यू रख रहे हैं, यदि यहाँ 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया और फिर जे की वैल्यू पीछे वाली जे की वैल्यू है तो यहाँ 2 लिखा। इसका आंसर आ गया अपने पास 4। A13 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस में 3 कर देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3 क्या आ गया अपने पास 5। ऐसे आपको A21 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस बार अपने पास आई की वैल्यू फर्स्ट वाली आई की, सेकंड वाली जे की, तो आई की वैल्यू इस बार 2 हो गई है तो आ जाएगा 2 इंटू 2 और जे की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 5। A22 की वैल्यू आपको निकालनी है तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 6 और लास्ट है A23 यानी आई की जगह 2 और जे की जगह 3 इसमें, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 ये क्या आ जाएगा 7। अतः अभिष्ट मैट्रिक्स ए जो हमें ज्ञात करना था क्या बन जाएगा अपने, A11 की वैल्यू आई 3, A12 की आई 4, A13 की वैल्यू आ गई 5, फिर A21 की वैल्यू आ गई अपने पास 5, A22 की आ गई 6 और इसकी क्या आ गई 7। ये इसका आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में ये मोड लगा रखा है, तो मोड वाला कॉन्सेप्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा था। मोड में एक और बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मोड में क्या है। जैसे आपको ये मॉडुलस फंक्शन बोला जाएगा, ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में यदि कोई नंबर लिखा गया है, मैंने लिखा इन मोड के अंदर -3, तो मोड के अंदर कोई भी संख्या यदि माइनस की होती है और वो बाहर आएगी तो हमेशा काय में आएगी, प्लस में आएगी, यानी पॉजिटिव रहेगी। हाँ, जैसे -2 लिखा है तो 2 आएगा बाहर,
माइनस का 1/2 लिखा है तो आपके बाहर क्या आ जाएगा 1/2। यानी ये मोड जो है ये यदि नेगेटिव संख्या होती है तो उसे पॉजिटिव करने का काम करता है, माइनस वाली को क्या करता है प्लस वाली। हाँ, अगर इसमें अंदर प्लस वाली है तो प्लस वाली ही बाहर आएगी, जैसे 3 है तो ये 3 बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि अंदर प्लस वाली तो बाहर माइनस वाली आ जाएगी। ये मोड आपके समझ में आ गया होगा। सेम इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, बस ये मोड ऐड कर दिया उसने डराने के लिए बच्चों को। हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे और क्या, ए आई जे इक्वल टू क्या 1/2 माइनस 3i प्लस जे। अब आई की जगह भी हम लिखें 1 और जे की जगह 1 तो आ जाएगा A11 इक्वल टू 1/2 है ही सही अपने इसमें, मोड लग रहा है हमने भी लगा दिया -3। आई की जगह आपको 1 लिखना है तो आ जाएगा 3 × 1 प्लस जे की जगह भी आपको क्या लिखना है 1। इसको सोल्व कर लेंगे हम तो 1/2 तो चल ही रहा है अपने। ये -3 एकम 3 प्लस 1 माइनस का 3 और प्लस का 1 तो 1/2। ये मोड के अंदर आएगा -2 है ना, तो माइनस का 2 बाहर आया मोड से तो 1/2 × 2 हो जाएगा, प्लस का आएगा बाहर और आंसर अपने क्या आ जाएगा 1। ऐसे हमें नेक्स्ट वाला फाइंड करना है। A 1 2 की वैल्यू ये आ जाएगी 1/2 -3 × 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 2 और ये मोड लगा दिया तो 1/2 -3 + 2 ये आ जाएगा 1/2 मोड के अंदर -1 और जब मोड के अंदर -1 होगा तो ये बाहर आएगा तो ये प्लस का होगा, काय का होगा 1/2 × प्लस का 1 यानी आंसर आ जाएगा अपने 1/2। ये वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं ना। अब जैसे हमें A13 ज्ञात करना होगा तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा या 3 लिख दूंगा, A23 ज्ञात करना होगा या 2 या 3 है ना, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ आ जाएगा A13 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 -3 × 1 + 3 है ना। ये आई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू जे की, तो आ जाएगा 1/2 -3 + 3 यानी 1/2 × 0 तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब A21 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसके लिए आप लिखोगे 1/2 -3 × 2 + 1 यानी आ जाएगा 1/2 -6 + 1 -6 + 1 -5 पर मोड के अंदर, और मोड में से बाहर आएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 5/2। A22 फाइंड करना है हमें तो आ जाएगा 1/2 और -3 × 2 + 2 -3 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6 माइनस का +2 तो ये आ जाएगा 1/2 × मोड के अंदर -4 और मोड के अंदर जब -4 है और मोड से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी 4/2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2। लास्ट वाला हमें फाइंड करना है A23 1/2 मोड के अंदर -3 × 2 + 3 तो यह आ जाएगा 1/2 -6 + 3 यानी 1/2 -3 और मोड के अंदर -3 प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 3/2। अतः अभिष्ट मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास A11 की वैल्यू देखेंगे हम। A11 की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, A11 की वैल्यू 1 आई थी तो यहाँ लिख देंगे हम 1।
ऐसे A12 की वैल्यू आई है 1/2, ये आ गया 1/2। A13 की वैल्यू आ गई है 0, तो ये 0। A21 की वैल्यू 5/2, तो ये लिखा मैंने 5/2। A22 की वैल्यू 2 और A23 की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये इसका आंसर। तो ये अपने एक्सरसाइज 5 ये समाप्त होती है यहीं पर। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपके टिक लगा देता हूँ, आपको करने हैं, सोल्व कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। इसमें ये एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि है NCERT वाला। ये आपको देखना 24 अवयव है, आपको ये देखना है कि 24 किस किस के पहाड़े में आते हैं। उल्टे सीधे दोनों क्रमिक युग में लिखने आपको मैंने समझा दिया। और 5 अवयव है तो क्या होगा, ये आपको समझा दिया मैंने अच्छे से। नेक्स्ट वाला है यदि, ये भी आपको कर लेना है। और एक ये उदाहरण नंबर 6, ये तीनों उदाहरण जो मैंने एक्सरसाइज में सवाल कराए हैं इन्हीं के जैसे हैं, तो इनसे आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। और यदि किसी की वीडियो क्वालिटी थोड़ा धुंधला दिखाई देता है तो आप जब भी वीडियो यूट्यूब पे प्ले करें तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसको 480p पर देखें। आप 480p पर आप उसे देखेंगे तो वीडियो थोड़ा धुंधला नहीं दिखाई देगा आपको। इसके लिए आपको जब वीडियो प्ले होगा तो उसके ऊपर ऐसे 3 डॉट दिखेंगे, उस 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, वहाँ वीडियो क्वालिटी लिखी होगी, उस वीडियो क्वालिटी को आप 480 पे कर लेना। और यदि 720 हो तो उस पर कर लेना और अच्छी क्वालिटी दिखेगी। थैंक यू।